गुड मॉर्निंग डियर यूट्यूब लर्नर। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे लास्ट टाइम कैसे रिवीजन करें, इसके लिए कुछ ट्रिक शेयर करूँगी इस वीडियो में। और उसके बाद क्लास जो फिजिक्स का चल रहा था वो स्टार्ट होगा, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में रहेगा, एक ही साथ। सब्जेक्टिव में ही हम ऑब्जेक्टिव चूज करके बता देंगे कि ये आने वाला है। और इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम है ज़रूर देखें इसको। कहा जाता है कि किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों, जब सपने हमारे हैं तो उसके लिए जी तोड़ कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके सपने हैं मैट्रिक में टॉप करने की तो जी तोड़ कोशिश भी आप ही की होनी चाहिए। अगर आपकी मेहनत है मैट्रिक टॉप करने की, मैट्रिक में टॉपर बनने की, बिहार टॉप करने की, तो कोशिश भी तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप टॉप करने का कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो पक्का कर ही जाइएगा। अगर टॉप नहीं करते हैं तो सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 10 में आइएगा, लेकिन कोशिश टॉप के ही करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत आगे का सोचता है तो थोड़ा आगे बढ़ता है। इसीलिए टॉप का सोचिएगा। तो अगर टॉप 10 में नहीं आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कीजिएगा, स्कूल टॉप कीजिएगा। कितना खुशी मिलता है टॉप करने के बाद, इसका अंदाज़ा तो आपको खुशी का जब आपका रिजल्ट आएगा और आप टॉप कर जाइएगा तभी मिलेगा। तो आपको टॉप करना है तो आप अपने पढ़ाई को इस तरह से करें। ये करने का सबसे पहला ट्रिक है कि पिछला साल में पूछा क्वेश्चन पेपर को बिना किसी नोट की सहायता लिए खुद से 3 घंटा में सोल्व करें। केवल 3 घंटा टाइम देख के और 3 घंटा में पूरे क्वेश्चन को सोल्व करें। कौन क्वेश्चन को? जो पिछला साल पूछा गया है। जब आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व किया गया उत्तर को नोट से मिलाएं, जिससे आपको पता चले कि कहाँ गलत कर रहे हैं। नोट से मिलाएं, या आप जहाँ भी कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, वहाँ के सर को बोले कि ये देखिए कि मेरा ऐसा लिखेंगे तो एग्ज़ाम में सही होगा या नहीं होगा। अगर नहीं सर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो जो भी आपके पास नोट है उस नोट से मिलाएं कि हाँ ऐसा लिखा हुआ सही है या गलत है। और हैंड राइटिंग पे ध्यान रखें, क्योंकि मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत सारा नंबर केवल हैंड राइटिंग पे ही मिलता है। इसके बाद जब आप उसको नोट से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, उसको पुनः रिवाइज करें। और इसी तरह से प्रत्येक दिन, एक दिन साइंस का, एक दिन मैथ का, एक दिन सामाजिक विज्ञान का, एक दिन संस्कृत का, एक दिन हिंदी का, एक दिन इंग्लिश का टेस्ट देते रहे। और इंग्लिश भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक में इंग्लिश भी पास करना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक में आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो इसके बाद जब नेवी का एग्ज़ाम होता है या बहुत सारा एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका इंग्लिश में 45% नहीं रहता है, तो आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, ये था आपके लिए लास्ट टाइम कैसे रिवाइज करें, इसके लिए कुछ ट्रिक अब बताते हैं। अब इस चैप्टर में जो भी पढ़ाते हैं वो एक ही चैप्टर में सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी में कैसे रिवाइज करें इसमें करवाते हैं। अब कल की वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर का पूरा रिवीजन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, पूरा स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण को कैसे पहचान करेंगे। इस वीडियो में पूरा दर्पण मिरर को आज ख़त्म करेंगे। तो देखिए अंत तक, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए नया नया टेक्निक लेके आऊँगी। जो भी मैं अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए की थी या टॉपर जैसा बताते हैं वैसा आपको करने के लिए प्रेरित करूँगी। तो स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को जानने से पहले जानेंगे कि दर्पण क्या होता है।
क्योंकि कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। दर्पण क्या है? व्हाट इज मिरर? ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड मिरर। चमकीला चमकदार परावर्तक सतह को दर्पण कहा जाता है। मतलब ऐसा परावर्तक सतह जो चमकीला हो, चमकदार हो, जिसके एक तरफ कलई किया हो, उसको दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण प्लेन मिरर और वक्र दर्पण कर्व मिरर। वक्र दर्पण का भी 2 प्रकार होता है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर और पारावलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसे लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे डायरेक्ट। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और वक्र दर्पण। फिर वक्र दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस चैप्टर में हम लोग को ज़्यादा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन नॉलेज के लिए समतल दर्पण भी जानना है, क्योंकि समतल दर्पण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जानते हैं समतल दर्पण क्या है। प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर? जब दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, ये परावर्तक सतह ये एक पूरा समतल है, पूरा ऊपर से नीचे तक प्लेन है, तो इसे प्लेन मिरर कहेंगे। इतना आसान है। समतल दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। और दर्पण के एक तरफ चांदी की कलई की रहती है। अब जानेंगे वक्र दर्पण क्या है। व्हाट इज कर्व मिरर? जब दर्पण का परावर्तक सतह वक्र होता है तो उसे वक्र दर्पण कहते हैं। मतलब उसमें क्या पढ़े थे कि समतल था, उसका परावर्तक सतह केवल प्लेन था, एक तरफ कलई किया हुआ था और एक तरफ केवल प्लेन था, तो उसको प्लेन मिरर बोले थे। लेकिन जब ये वक्र रहेगा दर्पण, एक तरफ कलई किया हुआ या फिर ऐसे रहेगा, उत्तल आगे की ओर धंसा हुआ या आगे की ओर उभरा हुआ, तो इसको वक्र दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे? वक्र दर्पण कहेंगे। अब जानेंगे वक्र दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। वक्र दर्पण का परिभाषा लिख दीजिएगा आप। वक्र दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण और परावलयिक दर्पण। इस चैप्टर में हम गोलीय दर्पण के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे। देखेंगे पहले कि गोलीय दर्पण क्या होता है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? जब दर्पण का परावर्तक सतह किसी न किसी खोखले गोले का भाग हो तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। मतलब ये परावर्तक सतह है इस दर्पण का, ये क्या है? एक गोला का भाग है, खोखला गोला का। इतना ही भाग है, इतना ही भाग में मिरर है, बट ये किसका भाग है? खोखला गोला का। तो अब जान जाएंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी न किसी खोखले गोले का भाग हो तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। इसमें क्या है? बाहर से कलई किया हुआ है, मतलब इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहे तो उसको अवतल दर्पण बोलेंगे, और जब परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहे तो उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में कन्फ्यूजन रहता है। वहाँ जाके अवतल की जगह उत्तल बना देते हैं और उत्तल की जगह अवतल बना देते हैं। तो इसे याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि जिसका परावर्तक सतह धंसा रहेगा वो अवतल दर्पण होगा और जिसका परावर्तक सतह उभरा रहेगा वो उत्तल दर्पण होगा। अब देखेंगे परवलयिक दर्पण क्या है। पैराबोलिक मिरर, जब दर्पण का परावर्तक सतह परावलयी या अंडाकार हो तो वैसे दर्पण को परावलयिक दर्पण कहते हैं। देखिए, इसका जो परावर्तक सतह है ये किसी खोखले गोले का भाग नहीं है, इससे गोला का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो अगर वो अंडाकार या परवलयी हो, केवल स्फेरिकल नहीं हो, तो उसे परावलयिक दर्पण कहेंगे।
समझ गए स्फेरिकल मिरर क्या है, पैराबोलिक मिरर क्या है। अब जानेंगे प्रतिबिंब का विवर्तन एवं पार्श्व विवर्तन। मतलब जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उसका विवर्तन कैसे होता है और पार्श्व विवर्तन कैसे होता है। आप देखते होंगे कि क्षैतिज, कभी कभी देखते होंगे कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ दिखता है। वो क्यों दिखता है, देखेंगे कि इमेज का मतलब प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कैसे होता है। इमेज का विपरिवर्तन दो तरह से होता है, क्षैतिज अक्ष में और पार्श्व अक्ष में। जब ये ऊपर जो लिखा हुआ रहे वो नीचे आ जाए तो इसका क्या हो रहा है, पूरे अपोजिट हो जा रहा है, तो ये इसको क्षैतिज अक्ष में हो रहा है इसका। और जब क्या रहेगा, इधर ए लिखा रहेगा ये, तो इधर एम्बुलेंस रहता है, एम्बुलेंस, ये ए पूरे इधर आ जाए, ये मतलब इसका स्थान परिवर्तन हो जाए केवल उल्टा होने के साथ साथ, तो ये पार्श्व परिवर्तन होगा। अब देखेंगे कि क्षैतिज परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, क्षैतिज प्रतिबिंब को कैसे लिखेंगे। तो यह घटना जो विपरिवर्तन के नाम से जाना जाता है, इस घटना का कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। मतलब ये पी लिखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, 180 डिग्री के कोण पे घूम जा रहा है, तो ये प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहलाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचला भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है, ऊपरी भाग का प्रतिबिंब नीचे और निचला भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है। इस प्रकाशीय घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। अब जानेंगे प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्सल क्या होता है। समतल दर्पण के सामने जब हम खड़ा होकर अपना दायां हाथ फैलाते हैं समतल दर्पण में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बायां हाथ फैला रहे हैं। जब आप कभी किसी समतल आईना के सामने खड़ा होकर अपना दायां हाथ उठाइएगा, आपको लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है। आप अपना दायां कान को टच कीजिएगा, आपको फील होगा कि बायां कान को टच कर रहे हैं उसमें। तो ऐसा क्यों होता है। या सैलून में जब समतल दर्पण को देखते रहते हैं तो वो जो क्या उसको बोलते हैं, नाई, हजाम, जब वो काटता है आपके बाल को तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो बायां हाथ से बाल काट रहा है। तो इस घटना को विवर्तन ही कहते हैं। यह भी विवर्तन का एक ऐसी घटना है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। मतलब जब ये क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पे घूम रहा था तो प्रतिबिंब का भी परिवर्तन हो रहा था, और जब ये उदग्र अक्ष के परितः घूम जाएगा तो क्या होगा, उदग्र विपरिवर्तन कहलाएगा। पार्श्व विपरिवर्तन के ही सुविधाजनक पढ़ाई के लिए क्या किया जाता है कि पुलिस के गाड़ी में उल्टा पुलिस लिखा जाता है। पुलिस वाहन मतलब पुलिस की गाड़ी, उसमें पुलिस ऐसे लिखा हुआ रहता है। क्यों, ताकि बाहर के जो आदमी देखे उसको सीधा दिखाई दे। अगर वो सीधा लिखा हुआ रहता तो बाहर के आदमी को उल्टा दिखाई देता। एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है ताकि बाहर के आदमी को सीधा दिखाई दे, क्योंकि उसका प्रतिबिंब एक उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पे घूम के बनेगा। तो अब समझ गए। अब देखेंगे कि दो दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसे निकालेंगे। ये कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, कि आपको 2 मिरर दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का एंगल दिया रहेगा और उसके बीच कोई वस्तु दिया रहेगा। पूछेगा कि इसमें कितने प्रतिबिंब का निर्माण होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 360/θ, मतलब जितने डिग्री पे ये दोनों मिरर के बीच का एंगल जितना रहेगा उतना से 360 में भाग करेंगे, और भाग करने के बाद अगर वो सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित होने वाला संख्या, तो उसमें से
एक घटा के देंगे और जितना आएगा उतना मिरर होगा। जैसे इसमें 30 डिग्री आ रहा है इसको, तो 30 से 360 में भाग करते हैं तो 12 आ रहा है, जो कि सम संख्या है, तो 12 में से 1 घटा दिए तो 11 आएगा, मतलब 11 मिरर बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कटने के बाद ये सम संख्या नहीं आता है, विषम संख्या आता है, मान लीजिए कि कटने के बाद यहाँ पे 12 ना आके 13 आता है, तो यहाँ पे 13 प्रतिबिंब ही बनेगा। लेकिन जब दोनों मिरर पैरेलल रहेगा, उसके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब 0 एंगल रहेगा, तो उसका कितना होगा प्रतिबिंब पूछेगा, तो उसके लिए प्रतिबिंब 2 पैरेलल मिरर के बीच प्रतिबिंब की संख्या अनलिमिटेड इनफाइनाइट होगा। तो समझ गए 2 दर्पण के बीच कितने वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आगे देखते हैं। हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, जिसमें एक मूल बिंदु होती है और ऊपर जाने पे धनात्मक होता है, नीचे आने पे ऋणात्मक होता है, वस्तु के दाईं ओर जाने पे धनात्मक होता है, बाईं ओर जाने पे ऋणात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे नियामक प्रणाली में। इसमें क्या होगा कि कोई भी वस्तु रहेगा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में, या अवतल लेंस में, या उत्तल लेंस में, ये कहाँ बनेगा, कोई भी वस्तु इसके बाईं ओर ही रखाएगा। ये इस नियामक प्रणाली में जानेंगे कि कोई भी वस्तु कहाँ रखाएगा। इस हमेशा नियामक चिन्ह प्रणाली में वस्तु को दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नियामक ज्यामिति में दर्पण या लेंस को कहाँ रखा जाता, दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है वस्तु को। अब इसके बाद तो आप जान गए कि जैसे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे कि ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे आने पे निगेटिव, बाईं ओर जाने पे दाईं ओर जाने पे पॉजिटिव, बाईं ओर जाने पे निगेटिव होता है। लेंस में भी, दर्पण में भी उसी तरह होता है। और इसमें एक नया चीज़ ये जाने कि कोई भी लेंस रहे या दर्पण रहे, वस्तु कहाँ रखा जाएगा, दर्पण या लेंस के बाईं ओर ही रखा जाएगा। उसका प्रतिबिंब दाईं ओर भी बन सकता है, बाईं ओर भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, लेकिन वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखा जाएगा। अब देखेंगे स्फेरिकल मिरर को अच्छे से। अब हम लोग देख लिए स्फेरिकल दर्पण क्या होता है। तो ऐसा दर्पण जो किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है उसको स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का प्रकार हम देखे थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण भी जान लिए थे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसको अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण भी जान लिए जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, जैसे ऐसे रहेगा बाहर की ओर और इधर रहेगा कलई किया हुआ, तो ये उत्तल दर्पण। और ये धंसा हुआ मतलब अंदर की ओर परावर्तक सतह और बाहर का पार्ट कलई किया, तो ये अवतल दर्पण। समझ गए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को। अब जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे ध्रुव क्या होता है दर्पण में, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, नाभि क्या होता है, ये सब इसमें जानेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे अभी अवतल दर्पण दिख रहा है। अवतल दर्पण में आपको दिखाते हैं ध्रुव कहाँ होता है। तो ध्रुव पहले जानेंगे कि ध्रुव होता क्या है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये जो गोलीय दर्पण है इसके ये परावर्तक सतह इसके जस्ट मध्य बिंदु मतलब मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ध्रुव को P से डिनोट करेंगे। अब जानेंगे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के सेंटर को वक्रता केंद्र कहेंगे। उस गोल मतलब ये जिस गोला का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। अब जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। तो ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, ये ध्रुव है ये वक्रता केंद्र C है। इसको मिलाने वाली जो सरल रेखा है PCO, जिसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, मेन एक्सिस। अब जानेंगे वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे। तो ये हम जो जिस दर्पण के बारे में बात करें, जिस मिरर के बारे में, वो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो बीच की दूरी होगी या इस गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होगी उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो इस दर्पण की त्रिज्या यही ना होगी, इसको चारों तरफ घुमाने से ये स्फीयर का निर्माण होगा। तो अब समझ गए वक्रता त्रिज्या क्या होगी।
ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के दूरी को मिलाने वाला रेखा को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब ये जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होता है इसको r से डिनोट करते हैं। r क्या होता है? जितना r का दूरी होता है उतना ff 2 बार होता है, मतलब 2f इक्वल टू r। फोकस दूरी जितना होता है उसको पहले जान लेते हैं कि फोकस क्या होता है, तब आपको बताते हैं कि फोकस दूरी। देखिए फोकस क्या होता है, ये जो पॉइंट F है, अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उसको फोकस कहते हैं। मतलब ये बहुत दूर से आ रहा है किरण, मान लीजिए कि सूरज की रोशनी से आ रहा है और ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से पास होता है उसको फोकस कहते हैं, नाभि कहते हैं। और ये बिंदु कितना होता है? तो F, इस बिंदु को, ध्रुव से इस बिंदु तक के दूरी को F से डिनोट करते हैं, तो ये वक्रता केंद्र के आधा होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। वक्रता त्रिज्या यहाँ P से C तक r था, तो P से F तक कीजिएगा तो r/2 होगा, मतलब उसका आधा होता है। समझ गए? अब आगे देखते हैं, ये F इक्वल्स टू r/2, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, m इक्वल्स टू -v/u। ये फॉर्मूला केवल दर्पण के लिए है, और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f और m इक्वल्स टू v/u ये लेंस के लिए है। अब हम इस चैप्टर का सबसे मेन 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन, ये तो कभी कभी लिख देता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और ये दे देगा कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें तो आपको 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर दे देगा आवर्धन को दर्पण के लिए सिद्ध करे तो आपको m इक्वल्स टू -v/u सिद्ध करना होगा। ये पांचों फार्मूला को आप अच्छे से आज देख लीजिए, कल के वीडियो में ये पांचों फार्मूला को सिद्ध करेंगे, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। तो कल का केवल 5 मार्क्स के लिए ही वीडियो रहेगा, और आज थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल वीडियो देखने से पहले इसको ज़रूर से ज़रूर याद करके आइएगा, इसके बारे में पढ़ के आइएगा, फिर यहाँ समझाएंगे जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगा। अब देखेंगे इस वीडियो में कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे रहेगा, बहुत दूर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस में। या तो वो ऊपर से आए या नीचे से आए, वो जाएगा कहाँ से? फोकस से। जिस बिंदु से जाएगा मुख्य अक्ष के, वो फोकस कहलाएगा। तो ये जान गए कि अनंत से आने वाले वस्तु के प्रतिबिंब फोकस पे ही बनता है। अब आगे देखते हैं फोकस पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली किरण समानांतर किरण होता है, जो परावर्तन के बाद नाभि F पर संतृप्त होता है। ये अभी हम बता दिए हैं कि अनंत से जो किरण आया ये कहाँ पे आके गुजरा? तो नाभि F पे। बिना F से कटे ये जा ही नहीं सकता, इसका एक ही पॉइंट है F। अब देखेंगे कि अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बना अनंत से आके फोकस पे, वो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो अवतल दर्पण पे बनने वाले सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। कैसा होते हैं? कैसा इमेज होता है अवतल दर्पण का? तो रियल इमेज होता है। अवतल दर्पण पे जो भी बनता है वो इधर साइड ही बनता है, बाईं तरफ। तो और इसका कैसा प्रतिबिंब रहता है? तो उल्टा रहता है, उल्टा इमेज बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। और ये बहुत छोटा बनता है। कब? जब अनंत से जो वस्तु आता है उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत छोटा होता है। ये जान गए। अब जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ेंगे, मतलब अनंत और सी के बीच में आएंगे, फिर अनंत और सी के बीच में आने के बाद सी पे आएंगे, फिर एफ पे आएंगे। तो वस्तु जब अनंत और सी के बीच में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? ये तो हमेशा कंफर्म रहिए कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है। पिछले देखें कि
अनंत से आने वाले वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बना था, लेकिन अब कहाँ बनेगा, अब अनंत और वक्रता मतलब अनंत बहुत दूर और वक्रता केंद्र सी के बीच जो वस्तु रखा हुआ रहेगा उसका प्रतिबिंब एफ पे बने, एफ और सी के बीच में बनेगा। इधर से मतलब अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब आएगा तो इधर एफ और सी के बीच में ये इसका इधर की तरफ बढ़ेगा, वस्तु इधर की तरफ बढ़ेगा तो प्रतिबिंब इधर की तरफ बढ़ेगा। वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब एफ पे था, जब वस्तु अनंत और सी के बीच आया तो एफ और सी के बीच प्रतिबिंब आया। कैसा प्रतिबिंब आया, तो उल्टा प्रतिबिंब आया, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आया और वास्तविक प्रतिबिंब आया। अब देखेंगे जब वस्तु कहाँ रहेगा, सी पे रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे रहेगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना था, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पे आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी सी पे ही बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनेगा। प्रतिबिंब कितना बड़ा रहेगा, तो वस्तु के बराबर ही, अभी तक वस्तु से छोटा था। अब इसके बाद देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और नाभि एफ के बीच आ जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये वस्तु इधर बढ़ा तो प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यही आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब सीधा बनेगा। तो आप बस इसी चीज़ को याद करके रखिए, एक ही इमेज को याद रखिए कि अवतल दर्पण में सारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर लेते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा और बाईं ओर बढ़ते जाएगा। जब हम वस्तु को दाईं ओर बढ़ाते जाएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब वस्तु एफ पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। हो गया, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया कि वस्तु अनंत पे था तो एफ पे बना, वस्तु अनंत और सी के बीच में था तो एफ और सी के बीच में बना था, वस्तु अनंत और वस्तु सी पर था तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बना था जो बराबर था। वस्तु जब सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बना, और जब वस्तु को एफ पे कर देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो इस फिगर को अच्छे से देखिए और एक ही फिगर में कल्पना कीजिए कि अनंत पे था तो एफ पे बना, आगे इधर बढ़ते गया वस्तु बाईं ओर दाईं ओर, प्रतिबिंब बाईं ओर। तो अब याद हो गया होगा आपको, एफ पे है, ये एफ पे है तो देख लीजिए अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन सारा प्रतिबिंब वास्तविक ही है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, जब वस्तु एफ पे बनेगा तो अनंत पे बनेगा इसका ये प्रतिबिंब, लेकिन जब वस्तु एक मिस्टेक हुआ कि ये जब प्रतिबिंब कब तक बनेगा वास्तविक, तो एफ तक, मतलब वस्तु जब एफ तक रहेगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, लेकिन जब ये एफ और ध्रुव के आगे बढ़ेगा तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनने लगेगा, क्योंकि प्रतिबिंब उधर जाके बन रहा है। देख रहे हैं कि जब ये वस्तु यहाँ है, यहाँ से जो निकल रहा है फोकस वो इधर कहीं पे नहीं काटता है, ये जो काटता है वो इधर काल्पनिक रूप से काट रहा है। आगे ये आगे बढ़ते जाएगा, मतलब कहीं नहीं काट रहा है। तो जब ये नहीं काटेगा तो इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा, और पीछे की ओर बनेगा तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा और सीधा प्रतिबिंब होगा। इसी तरह जब ये ध्रुव पे रहेगा, वस्तु ध्रुव पे रहेगा तब क्या होगा, तो दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। मतलब ध्रुव पे अगर रख दिया जाए वस्तु को तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। काल्पनिक बनने का मतलब है कि इधर साइड बनेगा, इसके इधर साइड, और सीधा बनेगा और वस्तु के जस्ट बराबर, मतलब इतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब इसको यहाँ पे रखेंगे वस्तु को, मतलब ध्रुव पे रखेंगे। तो अब समझ गए कि अवतल दर्पण का पूरा
कहाँ रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब अवतल दर्पण का पूरा देख लिए, उसी तरह उत्तल दर्पण का देखेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये है आपका उत्तल दर्पण। हम बताए थे कि जिसका पार्ट ये उभरा हुआ हो, कौन सा पार्ट, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो ये उत्तल दर्पण है। और जब उत्तल दर्पण पे आके दूर से अनंत से रोशनी पड़ता है तो इसका फोकस अब इधर फोकस पे आने के बजाय उधर ही चला जाता है, अपने ही माध्यम में, जिसका कि रियल इमेज नहीं बनता है और इसका काल्पनिक प्रतिबिंब एफ पे बनता है, मतलब पीछे की ओर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये जो परावर्तन के बाद उधर जाता है उससे उधर बनता तो रियल बनता, लेकिन इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है यहाँ पीछे की तरफ। और क्या होता है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब रहता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। अब इसी तरह देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पे तो अभी देख लिए कि एफ पे बना। जब अनंत और ध्रुव पी, ये अनंत है और ये ध्रुव पी है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, मतलब आभासी, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा जो वस्तु से छोटा रहेगा और रियल इमेज नहीं रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा, सीधा रहेगा और काल्पनिक रहेगा। और जब उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ हो, ध्रुव पर हो, उत्तल दर्पण में वस्तु जब ध्रुव पर ही हो, मतलब पी पर ही हो, तो